हेलो एवरीवन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पार्ट 5 है। हम पिछले 4 वीडियो में चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट जो वीडियो थी मेरी जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट द फंक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि क्वेश्चन 6 क्या कहता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स देखिए, स्टेट द मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग द फॉलोइंग गैसेस। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। पिछले जो क्वेश्चन हैं हमारे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 को ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है स्टेट द मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग द फॉलोइंग गैसेस, जिसमें पहला है ऑक्सीजन, दूसरी है अमोनिया और तीसरी है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो आप सबको पता है दैट द मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग द ऑक्सीजन इज़ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कौन सा मेथड है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर फॉर कलेक्टिंग द ऑक्सीजन, राइट। इस मेथड में क्या होता है दैट द गैस जार इज फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्टेड ओवर द बीहाइव शेल सो दैट द वाटर इज डिस्प्लेस्ड डाउन एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड अपवर्ड। मतलब क्या होता है कि गैस जार जो होता है वो पानी से भरा होता है, उसको बीहाइव शेल के ऊपर पलट दिया जाता है और सारा पानी नीचे आ जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है ऊपर की तरफ गैस जार में कलेक्ट हो जाती है। तो इस मेथड को कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथड। ये मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, राइट। फिर दूसरा है अमोनिया। अमोनिया को किस तरह से सेपरेट करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है? द मेथड फॉर कलेक्टिंग द अमोनिया गैस इज़ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब इसमें क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो रहा है। In this method, this is used for the gases which are soluble in water and they are lighter than air। उन gases के लिए ये method यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट देखिएगा, लास्ट क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो द मेथड यूज फॉर सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द गैसेज विच आर soluble in water and heavier than air। मतलब ये क्या है? उसकी उल्टी है। ऑलराइट, सो ये 3 डिफरेंट मैथड है डिफरेंट गैसेस को कलेक्ट करने के लिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कहता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। ये मैं बहुत अच्छे से आप सबको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर में क्या है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, तो आप फर्टिलाइज़र्स के बारे में पहले लिख सकते हैं और उनमें कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं। जैसे आप फर्टिलाइज़र में लिखिए अ सब्सटेंस टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं। तो ये सब फर्टिलाइज़र्स हो गए। पेस्टिसाइड्स में आप लिख सकते हैं हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। इसमें जो केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस, ये सब आपके बुक में प्रॉपरली दिया हुआ है। फ्रॉम देयर ओनली यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट। फूड, कंस्ट्रक्शन, क्लोथिंग, हाउस होल्ड, डेली यूसेज, इंडस्ट्रियल, पेट्रोलियम, ये सारे प्रोडक्ट्स आप इसमें लिखेंगे। इसके बारे में एक एक दो लाइन्स लिखेंगे। जैसे फूड में रिफाइंड ऑयल है, बटर है, चीज़ है, ये सब केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं। सो दैट यू कैन राइट। कंस्ट्रक्शन में मोटर, सीमेंट, ग्लास, इन सब का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। क्लॉथिंग में फाइबर्स जो है, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इनको बनाया जाता है। हाउस होल्ड में एलपीजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, इन सब में केमिस्ट्री का जो रोल है। डेली यूसेज में आप लिख सकते हैं पेंट, डाइज, परफ्यूम, पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स हैं, एलॉयज़ हैं एंड पेट्रोलियम। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में कि जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। तो इसका पूरा 2-3 पेजेस का आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो फ्रॉम देयर यू हैव टू सी एंड यू हैव टू नोट डाउन, राइट।
इन योर कॉपीज। आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एल्केमिस्ट आर द ओल्डर वर्ड्स फॉर द केमिस्ट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन ब्रीफ। अब एल्केमिस्ट आपको पता है ये क्या थे, ओल्डर जो केमिस्ट्री, आज हम केमिस्ट्री बोलते हैं, तो जो उस वक्त केमिस्ट होते थे उनको एल्केमिस्ट कहते थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, एल्केमी एंड एल्केमिस्ट आर ओल्डर वर्ड फॉर केमिस्ट्री एंड केमिस्ट, वेयर एल्केमिस्ट ट्रांसफॉर्म्ड और क्रिएटेड सब्सटेंसेस थ्रू सीमिंगली मैजिकल प्रोसेस। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उन लोग क्या समझते थे कि जो चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस जिनको आज हम कहते हैं, वो किसी मैजिक से कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। एंड उन्होंने जैसे मेटल को क्या क्लेम किया था कि जो मेटल है वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द मिडीवियल एजेस फिलोसोफर स्टोन वॉज कनेक्टेड विथ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन। तो ये आपको पता है दैट इन द मिडीवियल एज to 17th century they were called philosopher's stone. They had priority and alchemists were successful to certain extent in the development of different processes which helped later chemists to extract the metal and develop path breaking avenues in chemistry. Means धीरे धीरे क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो फिलोसोफर स्टोन थे उन्होंने काफ़ी चीज़ों में मीन्स महारत हासिल करी। फिर लेटर ऑन केमिस्ट जो थे, एल्केमिस्ट, उनको भी कुछ चीज़ों में मीन्स विक्ट्री मिली और धीरे धीरे फिर जो साइंस थी, जो केमिस्ट्री थी, उसने अपना ओरिजिनल पाथ जो था केमिस्ट्री में, जो प्रॉपर पाथ था, उसको अटेन किया, राइट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिमिट्री मेंडल, एंटोनियो लेविएसर, जॉन डाल्टन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक प्रॉपर पेज में कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं इन साइंटिस्ट का, तो आपको वहाँ से देख के लिखना है। जो मेंडलीव थे, इन्होंने पीरियोडिक टेबल फॉर्मुलेट करी थी। ही सिस्टमैटिकली अरेंज द डजन ऑफ नोन एलिमेंट बाय एटॉमिक वेट एंड कुड इवन predict the properties of a still unknown element, right? He devised a periodic table. He is best known for his discovery of periodic law. अभी जब आप आगे जाओगे केमिस्ट्री में तो आप periodic law पढ़ोगे, तो वो किसने दिया था, वो मेंडलीव ने ही दिया था, राइट। फिर एंटोनियो लेविएसर की अगर बात करें, एंटोनियो लेविएसर, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनियो लेविएसर कौन है? ही रिकॉग्नाइज एंड नेम ऑक्सीजन in 1778 and later hydrogen in 1783. He also write the first extensive list of element and helped to reform chemistry nomenclature. In 1724, he returned his attention to the phenomena of combustion with his famous experiment in which he heated pure mercury in a swarm-necked retort, leading to the discovery of oxygen. मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने करी? एंटोनियो लेविएसर ने। और जॉल डेंटन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी थ्योरीज क्या हैं। तो जॉल डेंटन ने, इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। मेन पोस्टुलेट्स इनकी क्या थी? द मैटर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं, जो कि इनडिविजिबल है और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये थ्योरी जो इनकी थी लेटर ऑन इस कॉन्ट्राडिक्ट करी किसकी थ्योरी के साथ? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करी, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, जिसमें लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रोसेसिंग विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। तो दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। आपको पता है फूड प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, जो फूड में या बेवरेजेस में ऐड किए जाते हैं, उनको बैक्टीरियाज, माइक्रोब से, डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए, फूड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज़ से बचाने के लिए, और खाने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और वो प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं? बेंजोइक एसिड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फ़र कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और जैसे किन फूड आइटम्स में डाले जाते हैं ये?
ये डाले जाते हैं, जैम्स, पिकल। और फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग वो पूरा मेथड है जिसमें क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल लेके खाना बनाया जा रहा है। जैसे मानिए कुरकुरे की फैक्ट्री में कुरकुरे बनते हैं, तो एक रॉ मटेरियल उसके लिए ये चाहिए, कॉर्न चाहिए, ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, फिर उसकी प्रोसेसिंग होके वो पूरे मैन्युफैक्चर होके निकल रहे हैं, तो उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेन द टर्म कॉस्मेटिक एंड टैल्क, नेम अ फ्यू मेन इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक एंड द रोल दे प्ले। तो कॉस्मेटिक्स क्या है? ये केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से भी, सिंथेटिक रिसोर्सेज से भी। कॉस्मेटिक क्या करते हैं? हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, हमारे अपीयरेंस को इन्हेंस करते हैं, फ्रेगरेंस इम्प्रूव करते हैं। इसमें कौन से कंपाउंड यूज़ करे जाते हैं? जिंक ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है। ये सब डिटेल आपको बुक में मिलेगा, साफ साफ पूरी प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वहाँ से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। टैल्क क्या है? जो पाउडर हम यूज़ करते हैं, टैल्कम पाउडर, वो टैल्क का बना होता है, जो कि एक मिनरल होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इट नेचुरल फॉर्म में टैल्क कंटेन एस्बेस्टॉस कहते हैं, एस्बेस्टॉस, विच इज़ रिमूव फ्रॉम द कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, राइट। ये क्या करता है? आप सबको पता है कि पाउडर का क्या यूज़ है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए और डिफरेंट स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी पाउडर्स को यूज़ किया जाता है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यू कैन सी क्वेश्चन 13, differentiate between the natural fibers and synthetic fibers, state what is sterolene, state some of its characteristic properties which make it suitable for commercial use। तो आप सबको सबसे पहले नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बीच का डिफरेंस लिखना है। तो ये भी मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नेचुरली बन रहे हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं, और जिनको सिंथेसाइज किया जा रहा है केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, वो क्या है? वो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। टेरलीन क्या है? ये सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर्स होता है, जो कि पॉलिस्टर्स जब मिलाए जाते हैं नेचुरल फाइबर में, कॉटन में, तो ट्रिलीन बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसमें जैसे सिकुड़ने नहीं पड़ती हैं, इसको ईज़िली धो सकते हैं और आसानी से ये सूख जाता है। यूजेस क्या है? कपड़ों में यूज़ किए जाते हैं, रेन कोट में, अम्ब्रेला में, और रस्सियाँ बनाने में, नेट बनाने में, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं इसके। तो डिफरेंट आप लिख सकते हो, इन फैशन गारमेंट्स, इन कार्पेट्स, in making the rags, raincoat, in making the nets, rope, many more examples are there, right। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जितने हमारे 16 क्वेश्चंस हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक्सप्लेन हाउ मेडिसिन आर बोन टू मैनकाइंड, मतलब दवाइयाँ हमारे लिए कैसे एक वरदान है। स्टेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, और एस्पिरिन और पैरासीटामोल का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देना है। आपको पता है कि मेडिसिन हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो मेडिसिन हो या कोई भी खाना ही क्यों ना हो, अगर हम उसको बियॉन्ड द लिमिट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो मेडिसिन्स क्या है? नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, हमारी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को वापस डेवलप करने के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट एस्पिरिन के क्या है? बुखार में, दर्द में, इन्फ्लेमेशन में यूज़ किया जाता है, और हार्ट अटैक के बाद भी ये दी जाती है, जिससे डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है। ब्लड क्लॉट में ट्रीट किया जाता है एस्पिरिन से। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि बच्चों को नहीं दी जाती है, और इससे स्टमक अल्सर और अपसेट स्टमक हो सकता है, राइट। फिर पैरासीटामोल क्या है? हम सबको पता है कि फ़ीवर या दर्द में हम कौन सी दवा खाते हैं? हम पैरासीटामोल खाते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि ये अगर बहुत ज़्यादा हम खा लेंगे तो उससे हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बच्चों, ये सारी ही मेडिसिन्स के लिए होता है, तभी डॉक्टर्स हमें मेडिसिन्स जो लिखते हैं वो एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए लिखते हैं। और आपने देखा होगा कि क्लिनिक के बाहर भी एक पोस्टर्स लगे रहते हैं कि जो दवाएं आपको लिखी गई हैं उनको मतलब अलॉटेड टाइम पीरियड से ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी से खाते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? वो दवाइयाँ आपके लिवर को अफेक्ट करेंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन सोप डिटर्जेंट, गिव अ रीज़न वाई डिटर्जेंट हैव एन एडवांटेज ओवर सोप। तो सोप आपको पता है ये वो सब्सटेंस है जो पानी के साथ यूज़ किए जाते हैं धोने के लिए, क्लीन करने के लिए। किन कंपाउंड से बने होते हैं? वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, उसमें क्या मिलाते हैं? सोडियम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और परफ्यूम्स भी इसमें ऐड करे जाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट क्या है? ये सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट है। इनमें ऑयल या फैट्स ये नहीं मिले होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले होते हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिले होते हैं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब डिटर्जेंट की एडवांटेजेस ये है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच में जो दोनों की रिएक्शन है वो वराई करती है। ऑर्डिनरी सोप जब आप हार्ड वाटर में रब करोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। एंड लेदर फॉर्म्स ओनली आफ्टर ऑल द इनसॉल्युबल सॉल्ट इन हार्ड वाटर आर रिमूव, मतलब वो फेना उसमें नहीं निकलता है। और वेयर एज डिटर्जेंट के केस में ये चीज़ नहीं होती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेन रिमूवल्स क्या होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट स्टेन रिमूवल्स बताना है आपको और उसके प्राइम फंक्शन। तो स्टेन रिमूवल क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें स्टेन और मार्क को रिमूव करा जाए, चाहे वो कपड़े से या किसी सरफेस से। अब एग्जाम्पल है नींबू है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ग्लिसरीन है। ये डिफरेंट वो केमिकल्स भी हैं और जो नेचुरल वे भी है उसके थ्रू स्टेन्स को रिमूव किया जाता है। तो ये भी आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लास्ट पेज में आप इसको देखिए, समझिए, रीड करिए। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस जो थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगी, उनको आपको समझाऊंगी। आपका होमवर्क ये है, अब आपको चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक द रिटन टेस्ट ऑफ द सेम चैप्टर। राइट स्टूडेंट्स? एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।